जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम सब जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है केसर वाले देश में। इस पाठ के रचनाकार कन्हैया लाल नंदन जी हैं। बच्चों, इस पाठ में आज हम सब कश्मीर की यात्रा का वर्णन करेंगे। कश्मीर को भारत का स्वर्ग माना गया है। इसके लिए लेखक ने सर्वप्रथम जम्मू फिर वैष्णो देवी तक का कार्यक्रम रखा, लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा कठिन होने के कारण श्रीनगर एवं पहलगाम जाना तय कर लिया। तो आइए बच्चों, हम सब शुरू करते हैं केसर वाले देश में। लेखक अपने बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या यह थी कि स्वर्ग देखा ही नहीं तो कश्मीर कैसे स्वर्ग हुआ, पता कैसे चलेगा कि स्वर्ग कैसा है और यह कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी से पठानकोट तक की यात्रा की जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना ही होगा। तवी नदी के किनारे यह एक ऐसा शहर है जो मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर है। बच्चों, रघुनाथ जी का मंदिर का गुंबद जो है सोने का से जड़ा है और दूर से ही चमकता है, लेकिन यहाँ एक मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी है जैसे स्फटिक के। शायद भारत के ऐसे दूसरे कोई भी शिवलिंग नहीं है। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते ही हैं कि जीवन अकार्थ है। बच्चों, लेखक और उनके कई साथी इस यात्रा में गए। उन्हीं में एक साथी की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि वे देवी का दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुलथुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करते हुए लेखक ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय कर लिया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर उससे भी बड़े पहाड़। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहाँ से आगे बढ़े तो उतराई शुरू हो गई। लेखक और उनके मित्र ऊंचे चढ़ने लेकिन उतरने लगे तो उतरने ही लगे। ये पहाड़ थे जैसे बड़े घसकीले। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं जाकर मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते हुए रामवन आ गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते लेखक उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुँचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो। इंजीनियर के विश्वास पर ही बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और सबकी छाती दहल गई, लेकिन सुरंग का मुंह आर पार हो गया। बच्चों, उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला कि हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। लेखक बेरीनाग पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम है, इतने बड़े कुंड से निकलेगी? लेखक को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ से आ रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में लेखक पानी की दिशा में चलते गए तो अनंतनाग होती हुई पहलगाम दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली में डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी नदी के किनारे किनारे हम चलते गए।
तब पता चला कि किनारे किनारे चलते चलते पहलगाम आ पहुँचे। पहलगाम आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। पहलगाम की ये खूबसूरती लेखक ने पहले कभी न देखी थी। पहलगाम में पहुंचकर उन्होंने एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? उसने बोला, चलेंगे। लेखक ने कहा, चढ़ना कितना पड़ेगा? तो उसने कहा, बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। पहलगाम से 8 मील की दूरी पर चंदनबाड़ी है, वहाँ एक जीप जाती है। फिर पिस्सू टाप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील से आगे अमरनाथ गुफा है, जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ़ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। बच्चों, तय किया गया कि अब श्रीनगर चला जाए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। यहाँ शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी में घूम घूम कर मिलता है। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। फिर उन सब ने एक शिकारा तय किया और मज़ा चप्पुओं की छप के साथ ही आने लगा। सब नाव में बैठे और नाव में लगी दुकानें उनके पास से गुजरती गईं। फूल, केसर, कश्मीर, रेशम के काम की चीज़ें, यह सब नावों पे ही मिलती थीं। उनमें से एक साथी केसर पर मुग्ध थे। फिर सब केसर की खरीदारी करने लगे। फिर लेखक चार मीनार तक गए। चार मीनार 4 बड़े बड़े मीनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है, जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य जी का मंदिर भी है। वहाँ लेखक टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी उन्हें निषाद बाग ले गई। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे और बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निषाद के सामने असीम बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए बच्चों, आपको अब जहांगीर से लगवाए गए बाग में ले चलते हैं। इसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का एक प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने में काबिल होता है, जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरियों की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतर कर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है चश्मे शाही, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता शाहजहाँ की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए बच्चों, इन सोतों के चक्कर से आपको इस झील में ले चल रहे हैं, जो डल से छोटी लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। मोटर बोट से सर्फिंग, स्कीनिंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया ही अजीब है। लेखक स्वयं तो होटल में ठहरे थे, लेकिन उन्हें हाउस बोट देखने का बड़ा मन था। सो उन्होंने हाउस बोट के एक मालिक से भाव ताव तय किया और हाउस बोट को अंदर से जाकर देखा, जो अंदर से पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों के बिना एक तैरता हुआ आलीशान महल था। हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से भी ज़्यादा महंगे और आरामदायक हैं। दूसरे दिन सब गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चारागाह है, जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ़ पर स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों के ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे यानी रज्जू मार्ग बनाया गया है, उस पर चढ़कर लेखक को भी बड़ा मज़ा आया।
वे सब चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते थे और न ही भाग सकते थे, क्योंकि रस्सी से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी। धीरे 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 लेखक मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है, फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर लेखक उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके लेखक और उनके मित्र अपने घरों की ओर लौट पड़े। बस इतना ही नहीं, कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया गया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ़ की चादरें ताने, हिमालय के विशाल पर्वत खंड और झीलों के आईने में मुँह झांकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, एवं सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। तो देखा बच्चों, कश्मीर को ही न भारत का स्वर्ग कहा गया है। और आप सब ने भी जान लिया होगा इस पाठ को पढ़ने के बाद कि कश्मीर ही भारत का स्वर्ग है। धन्यवाद बच्चों।